स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और फिर जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्टेड। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैटर विच एक्सप्लेन द फैक्ट अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर एंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई उसने डिस्क्राइब किया स्ट्रक्चर मैटर की क्या थी, एक्सप्लेन किया एलिमेंट क्या थे, मॉलिक्यूल्स क्या थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या थे। इससे पहले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पाँचों लॉ समझा रखे हैं, तो प्लीज़ आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो फर्स्ट था मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल को एटम। जो मैटर है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एटम इज ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, साइज, शेप एंड मास। देखिए, एलिमेंट जो है वो एटम जो है एक सेम एलिमेंट का, जैसे देखो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट, दोनों एटम ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है, साइज में भी, शेप में भी और मास में भी, क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट के हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड ऑल्सो पॉजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, अब ये दो अलग अलग एलिमेंट हो गए, दोनों अलग अलग साइज के होंगे, अलग अलग इनका मास होगा और अलग अलग ही केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। जब दो अलग एलिमेंट एक साथ कंबाइन करते हैं तो वही कंपाउंड बनाते हैं। सही बात है, जब हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट एक साथ कंबाइन करेंगे तो H2O बनाएंगे, वाटर एक कंपाउंड बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हेन एटम कंबाइन विद वन एंड अदर टू फॉर्म कंपाउंड दे डू सो इन द सिंपल रेशियो। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो अलग अलग एलिमेंट, तो वो कंबाइन करते हैं एक सिंपल रेशियो में। जैसे वाटर H2 और ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो 1:8 में होता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो आपको उसका 8 गुना आपको ऑक्सीजन लेना होगा वाटर बनाने के लिए। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसकी लिमिटेशंस थी आपकी फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये फेल था कि इसने इस थ्योरी से पांचों लॉज को आपको समझा दिया गया था, सॉरी 4 लॉज समझाए थे, 5वां गेल-ओसिक लॉ जो है वो नहीं समझा पाए थे डाल्टन्स। इसका सेकंड था इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट शेप एंड बैलेंस। वो ये नहीं बता पाए थे। उन्होंने थ्योरी तो दे दी थी कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट है तो डिफरेंट मास डिफरेंट साइज पोजेस करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे वो ये नहीं समझा पाए थे। अब आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। भाई ये इसकी लिमिटेशंस थी, अब इसको पूरा अच्छे से कंफर्म करना था, इसको पूरी तरीके से डिफाइन करना था, अलग इसकी जो लिमिटेशंस थी उनको सही करना था। उसके बाद आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि एटम इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, पहले उन्होंने कहा, जो डाल्टन थे उन्होंने कहा कि मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल में बन रहा है जिसे हम एटम कहते हैं, वो इंडिविजुअल है, मीन्स आप उसको पार्ट नहीं कर सकते और उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि नहीं, उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसको और भी डिवाइड किया जा सकता है, किस किस में, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में। ठीक है, नेक्स्ट है इट डिफाइन द आइसोटॉप एंड एटम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक। फिर उन्होंने के बारे में नहीं बताया था, लेकिन एटॉमिक थ्योरी में आइसोटॉप्स के बारे में बताया गया। क्या आइसोटॉप्स जो है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, लेकिन एटॉमिक मास 1 था, 2 था और 3 था। मीन्स सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं। आइसोटॉप का मतलब है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इट डिफाइन अबाउट द आइसोबार्स। फिर इन्होंने आइसोबार्स के बारे में बताया। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। अब ऐसे भी थे तो अलग अलग एटम थे लेकिन एटॉमिक मास सेम था, जैसे कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम एंड आर्गन जो थे इनमें क्या था कि दोनों का एटॉमिक मास 40 था, जबकि 2 अलग अलग एलिमेंट थे। तो ये थे आइसोबार्स जिनका सेम एटॉमिक मास होता है। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद क्या हुआ, इसकी कुछ और पॉइंट्स थे। एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब तक हमने क्या करा
कि अब तो ये बात आ गई थी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो चुके हैं, लेकिन एटम वो सिंपलेस्ट पार्टिकल था तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं हो रहे थे, सिर्फ एटम ही जो था वो टेक पार्ट करता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम कंबाइन विद वन एंड अदर मे बी फिक्स्ड इंटीग्रल बट नॉट ऑलवेज सिंपल। देखिए जैसे मैंने इस वाले में बताया था कि हमेशा एक सिंपल रेशियो शो करता है, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपल रेशियो ना हो। हाँ वो इंटीग्रल होगा कि 1 2 3 होल नंबर होगा, लेकिन वो सिंपल नहीं हो सकता। जैसे शुगर केन, सुक्रोज भी बोलते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो 12 22 11 सिंपल रेशियो नहीं है बट ओके, ऐसा भी है, वो कोई नेसेसरी नहीं था कि एक सिंपल रेशियो ही। नेक्स्ट अब एटॉमिक मास होता है क्या, सबको पता है एटॉमिक मास, ये सिर्फ किताबी डेफिनेशन है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन द एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए कार्बन 12 जो है वो एक आइसोटॉप मान लिया गया है, मतलब सॉरी इसको ना एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब एटॉमिक मास ये था कि कार्बन 12 से कोई चीज़ कितने गुना कितने टाइम्स हैवियर थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक तरफ एक तराजू में आपने लिया कार्बन 12, एक तरफ आपने लिया हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन था वो कार्बन 12 से 1 गुना ज़्यादा है, तो आपने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 बता दिया। अगर ऑक्सीजन कार्बन 12 से 8 गुना ज़्यादा है तो आपने बता दिया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 8 है, लेकिन एटॉमिक मास 16 होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप। ये जो है एटॉमिक 1 मास एटॉमिक यूनिट 1/12 होती है, वो जो आपका मास निकल कर आता है कार्बन 12 आइसोटॉप का। ओके, ग्राम एटॉमिक नंबर द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड। जब एटॉमिक मास जो AMU में होता है डिफाइंड, अगर उसको हम ग्राम में डिफाइन कर दें तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। अब आता है बात मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन आइसोटॉप्स। वही है, वह कार्बन आइसोटॉप्स को एक रेफरेंस बना दिया, इससे कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये हैवी है वो इसका मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, देखिए अब ये चीज़ सीख लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन किस तरह निकालते हैं। देखिए ये है, आपको ये दे रखा है, कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, और मल्टीप्लाई ये क्या दे रखा है 2, यानी कि 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन के, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का एक ही एलिमेंट और एटॉमिक मास कितना होता है 16, आपने 2 1 2 प्लस 16 प्लस करा तो 18 AMU, ये आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। ये तरीका होता है, आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन, आप इसका H2SO4 का निकाल लें, किसी भी चीज़ का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड का आपको दे सकते हैं, आपको उसका एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस ग्राम से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब वो मॉलिक्यूलर मास में ना डिफाइन कर ग्राम्स में डिफाइन कर दिया जाए वो ग्राम मास हो जाता है। अब एक और पॉइंट है, नोट द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट हैव बीन डिटरमाइंड एक्यूरेटली ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए पहले के टाइम में जब ये आइसोटॉप्स कार्बन 12 से आइसोटॉप्स को एक रेफरेंस मानकर बनाया गया था, एटॉमिक मास निकाले जाते थे, लेकिन अब आप डायरेक्टली एक्यूरेटली, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी, इस समय टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है। अब एक इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे आप एक्यूरेट मास फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।